लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज ऐसे इश्यूज है कि जो आज के तारीख में लगभग सभी को किसी न किसी रूप में इंक्लूडिंग अस एज डॉक्टर्स परेशान करते हैं। हमारी सिविलाइजेशन 5,000 साल से पुरानी है। महाभारत का युद्ध लीजिए या फार्मिंग इंडस्ट्री लीजिए, और भारत हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है पिछले 2 सेंचुरीज़ में, और ख़ासकर पिछले 20-25 सालों में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन इसमें आया है। और हम लोग अभी एक लाइफ इज़ शॉर्ट बाइट इट हार्ड, मतलब दिन के 24 घंटे आदमी को कम पड़ रहे हैं। जैसे भावना मैडम ने कहा था कि भाई आपको कम से कम 6-7 घंटे रात को और पावर नैप के लिए लगभग 30-40 मिनट दोपहर को आराम करना चाहिए ब्रेन के फंक्शंस को ठीक करने के लिए। लेकिन हम इस लाइफस्टाइल में आ रहे हैं कि पार्टी ही 11 बजे शुरू होती है और अभी तो रात जवां है वाली अपनी लाइफस्टाइल हो चुकी है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक, हम ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की तरफ आ गए हैं, मैकेनाइज ट्रांसपोर्ट हो गया है, एक एग्रेसिवनेस, सामाजिक एग्रेसिवनेस बढ़ी है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के पास ले आया है। तो एक कृषि प्रधान देश जो पैदल चलने में विश्वास कर रहा था, उसमें से हम आज के सेंचुरी में स्पेस टूरिज़्म की तरफ आए हैं। और आप सबको शायद पता होगा कि पहला स्पेस टूरिस्ट ऑलरेडी स्पेस की सैर कर आ चुका है धरती पर। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो निश्चित रूप में बदला है। हम सब के जेब में यहाँ जो मौजूद है, मेरे ख्याल से हर सब के पास स्मार्टफोन होगा जो हमेशा टी करके बजता है, और हमें कई बार इवन टॉक्स देते समय भी वो डिस्टर्ब करता है। और 5G का अपने देश में ऑलरेडी प्रचलन हो चुका है। अब हम आते हैं कि इसमें हम मेन समस्याएं क्या देखते हैं। तो नेक पेन, मतलब हमारे क्लिनिक में हम लोग नेक पेन, बैक पेन सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं। फाइब्रोमायल्जिया का मतलब है कि जगह जगह दर्द होना, मतलब नेक के अलावा सब कंधे में भी दर्द हो रहा है, बॉडी में और कहीं दर्द हो रहा है। और डिस्क की समस्या बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। एवास्कुलर नेक्रोसिस पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा, जिन्होंने स्टीरॉइड्स कोविड काल में लिए हैं उनको हिप की समस्याएं आ रही है, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा। और अल्कोहल का दुरुपयोग करने से भी एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है। टेंडिनोपैथीज, मतलब जो लोग रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो या एक्िलीज टेंडिनाइटिस, हील पेन, इस तरह की समस्याएं होती है। और आर्थराइटिस एक ऐसा जीवन है कि जिसमें हम घुटनों के दर्द से, लॉन्जिविटी बढ़ने से, जेनेटिक फैक्टर्स से और पुरानी चोटों से, तो इसलिए घुटनों के और हिप के दर्द से हम परेशान होते हैं। तो ये आर्थराइटिस एक लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू है। नेक पेन का प्रमुख कारण अत्यधिक बैठना, बेंडिंग, कंप्यूटर का यूसेज, एबनॉर्मल पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम स्ट्रेस में हैं, हेडेक है, हमें टेंशन हेडेक, इसके बारे में बात हो चुकी है, हमारी आईसाइट वीक है, तो इन वजह से नेक पेन हो सकता है। और इसका जो सोल्यूशन है सिंपल है, इन चीज़ों का रिवर्सल कीजिए, एक जगह पे 30-40 मिनट से ज़्यादा ना बैठें, अपने पोस्चर का ध्यान दें। अर्गोनॉमिक डिज़ाइंस का मतलब है कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका सही उपयोग रहना। जैसे अभी मैं पोडियम पे बात कर रहा हूँ, तो अगर यही मैं इतना सा होता तो ये माइक मेरे लिए ऊंचा हो जाता, तो मुझे प्लेटफॉर्म यूज़ करके बात करनी चाहिए। और अगर मैं बहुत बड़ा हूँ तो मुझे झुकना पड़ता, तो इसलिए बेहतर है कि मैं हाथ में माइक लेके बात करूँ। ये सिंपल अर्गोनॉमिक्स, मैं खड़े खड़े जो कर रहा हूँ उसके अर्गोनॉमिक्स बता रहा हूँ। अगर आप वर्क प्लेस पे है तो उसके अलग अर्गोनॉमिक्स है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा। थोड़ा ना थोड़ा एक्सरसाइज रोज़ रेगुलरली करना ज़रूरी है। गर्म ठंडे पानी का सेक, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब, और आईसाइट करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक पेन को मैनेज करने के लिए। फाइब्रोमायल्जिया में, इसमें कई बार आदमी सोचता है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या रूमेटोलॉजी जिनको डील करते हैं, उनमें कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जो आपके साथ अपनी पेशियों की बगावत की वजह से
आप परेशान रहते हो। और इसमें थोड़ा सा ergonomic डिज़ाइन के बारे में अगर आप फ़ोटो लेना चाहे तो ले लीजिए। 2 वीडियोस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जो एक डेस्कटॉप, अपना जो डेस्क वाला जो सेटअप है वो कैसे होना चाहिए, कंप्यूटर कहाँ होना चाहिए, आपकी सीटिंग चेयर कैसी होनी चाहिए, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, आपको जो उपयोग वाले आने वाली चीज़ें जैसे फ़ोन है, माउस है, उनको कैसे अपने आप को डेस्क में प्रेजेंट करना है, इन 2 वीडियोस में आपको इसकी अच्छी जानकारी मिलेगी। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। जेंटल एक्सरसाइज का रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, और एक एक्सरसाइज का एक जनरल रेजिम, जिनको बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जैसे 10-15 मिनट है, 20 मिनट है, तो आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। योग कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स और जॉइंट पेन से आपको निजात दिलाता है। लेकिन एक सिंपल एक्सरसाइज रेजिम 10-15 मिनट का इस यूट्यूब वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अत्यधिक ठंड को डायरेक्ट ब्लो ऑफ एसी, जिनको फाइब्रोमाइल्जिया है, वो डायरेक्ट एसी, कूलर या पंखे के सामने नहीं रहें, उससे भी उनको अपने सिम्टम्स में राहत मिलती हैं। और मेडिकेशन तब हम देते हैं जब कोई दूसरी समस्याएं हो जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, जिसमें पेन किलर्स होते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी, विटामिन B12, उनको करेक्ट करते हैं, कैल्शियम कम है उनको करेक्ट करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। बैक पेन ये बहुत कॉमन चीज़ है, और ये एक इसमें मैंने आपको मतलब लंबर स्पाइन, मतलब ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसमें प्रोलॉन्ग सिटिंग से लेके एबनॉर्मल, मोस्टली जब हम बैठते हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं या कहीं पे भी बैठ रहे हैं, तो बिस्तर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, हम स्लाउच करते हैं, दिस इज़ स्लाउचिंग। अगर ये हम स्लाउच ना करें और अगर हम कुर्सी पे सीधे बैठें, तो केवल इतना हिस्सा है, देखिए जैसे ही मैं सीधा बैठा हूँ, मेरे लंबर बैक को यहाँ पे सपोर्ट आ गया है, और वही सपोर्ट अगर यहाँ पे एक्सटेंड होता है तो मेरी बैक एक तरह से रिलैक्स होती है। अगर ये मेरे पैर में बहुत ज़्यादा ऐसे मोड़ लेता हूँ तो इससे मेरे पोस्चर पे असर पड़ता है, मेरा पेल्विस टिल्ट होता है, ये जो पेल्विस वाला हिस्सा है ये टिल्ट होता है, और इसी को अगर मैं बिल्कुल गुनिया में 90 डिग्रीज़ में अगर ज़मीन पे रखता हूँ तो ये रिलैक्स होता है, या फिर फॉर दैट मैटर एक फुट रेस्ट लेके मैं अगर इसको ऐसा रखता हूँ तो ये रिलैक्स होता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, और इसको अगर हम अडॉप्ट करें, अगर कॉन्शियसली इस चीज़ को हम अडॉप्ट करें अपनी जीवन शैली में, तो आप बैक पेन से बच सकते हो। आपके चेयर का शेप क्या है, आपके चेयर की हाइट क्या है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है बैक पेन के लिए। ये कुछ जेंटल एक्सरसाइजेस है जिसमें आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, कैट एंड कैमल एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कि जिसमें आप झुक के एक बार तो ऊँट की तरह अपने पीठ को बनाते हो, और एक बार कैट की तरह, कैट जो होती है वो जैसे एक्सटेंड करती है, तो उस तरह से अपने मसल्स को ट्रेन करते हो, जिसको हम कोर स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। यहाँ का जो एक बैलेंस है फ्रंट और बैक मसल्स का, उनको अगर हम सिलेंडर में अगर हम देखेंगे, दोनों तरफ अगर बैलेंस रहेगा तो ये सीधा रहेगा, एक स्लाउच करेगा तो दूसरे ऊपर तनाव आएगा, तो इसलिए वो एक्सरसाइजेस भी हेल्प करते हैं। स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं। अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क एक ऐसी समस्या है जो केवल हम आदमियों में देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं, एनिमल्स में नहीं देखते हैं, क्योंकि एनिमल चतुष्पाद होता है, ह्यूमन द्विपाद होता है। तो हम जब 2 पैरों पे चलते हैं तो हमारा जो जंक्शन, जो हमारा ओरिजिनल स्पाइन ऐसा था, वो जंक्शनल स्ट्रेस में आता है, ये जंक्शनल स्ट्रेस है। मोबाइल वर्टिब्रे आपके लंबर स्पाइन में होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन में होते हैं। तो अगर किसी को आपको डायग्नोसिस देना है और आप उनको बोलते हो कि भाई L4-5 L5-S1 डिस्क है तुझे, या C5-C6 डिस्क है, तो आप मतलब 100 में से 80% सही पाए जाओगे, इवन एज नॉन डॉक्टर इफ़ यू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज दोज आर द जंक्शनल वर्टिब्रा। वो फिक्स बॉडी जो आपकी ट्रंक है वहाँ पे, और जो वर्टिब्रा जो मोबाइल है उसका जंक्शन है जहाँ पे स्ट्रेस आता है। वज़न उठाना हो तो ये एक पोस्चर का वीडियो है,
करेक्ट पोस्चर के बारे में मैंने बता ही दिया है, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, एर्गोनॉमिक्स मैंने बता दिया है, मेडिकेशन, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव है नसों पे वहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। टेंडिनोपैथीज की बात करें तो लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, मतलब ये वाला हिस्सा है, ये लाल जो दिख रहा है वो, तो यहाँ पे दर्द होता है। तो ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको टेनिस खेलना पड़े, है ना। अगर आप इसको, मैं हमेशा मेरे पेशेंट को समझाते समय ये कहता हूँ कि अगर आप एल्बो का उपयोग, आपके कोहनी का उपयोग स्पेस में कर रहे हो, बॉडी से दूर, तो आपके ऊपर ये टेंशन आएगा। जिनको टेनिस एल्बो की समस्या है वो कभी ये कोशिश करके देखे कि आप अपने कोहनी को अपने बगल से दबा के रखिए शरीर के पास, और उसी चीज़ को करिए जो आपको पहले पेन दे रहा था, और आपको ये महसूस होगा कि ये पेन कम हुआ है। तो इसमें आपका स्ट्रेस लेवल जो है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन पे वो ज़्यादा आता है, जो ये दिख रहा है। एक्िलीज टेंडिनाइटिस, पटेलर टेंडन मतलब यहाँ पे, एक्िलीज टेंडिनाइटिस मतलब यहाँ पे, और प्लांटर फेशियाइटिस मतलब आपके हील में। तो ये सब कोलेजन टिश्यूज जो होते हैं उसकी डिसऑर्डर है, और इनका जो प्रमुख कारण है वो माइक्रो टेयर्स होता है, मतलब धीरे धीरे रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी या माइक्रो टेयर्स, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं। और इसको हीलिंग के लिए कुछ समय तक रेस्ट, और कुछ समय तक एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, और कुछ समय तक स्ट्रेचिंग, इन सब की आवश्यकता होती है मेडिसिन के अलावा, और थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी। आर्थराइटिस, ये जो टाइम का कवर पेज था ये 2000 जून 3 का है, जिसमें 20 मिलियन पीपल इन यूएस, projected to 40 million by 2020, which we have already crossed. और हमारे कंट्री में वी आर टॉकिंग अबाउट 150 मिलियन, मतलब लगभग 15 मतलब 1.5 करोड़ है ना। 150 मिलियन इज अराउंड 1.5 करोड़, एंड 65 मिलियन इन चाइना, 10 मिलियन इन जापान। तो हालांकि जापानीज लोग नीचे बैठने का कल्चर आज भी फॉलो करते हैं, जो हम भूल रहे हैं, है ना। आर्थराइटिस में क्या होता है? डिजेनरेशन ऑफ जॉइंट्स, ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज एंड पेन। तो पेन का कारण जो होता है वो बोन घिसने से होता है। कार्टिलेज पर से डज नॉट हैव नर्व सेल्स। कार्टिलेज में आप सुई चुभोगे तो भी दर्द नहीं होगा, लेकिन उसका नीचे का जो बोन है वहाँ पे नर्व सेल्स है, और जैसे कार्टिलेज घिसना शुरू होता है तो पेन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि नंबर 1 एलिमेंट, और दूसरे अगर आप कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो हाइपरटेंशन, स्लिप डिस्क, डायबिटीज, स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन। देखिए ये सारे टॉपिक पे आज सुबह से बात हो चुकी है। तो दीज आर द करंट मेजर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज इन इंडिया, है ना। इस पे हम सब लोग बात कर चुके हैं। ये कार्टिलेज डिजेनरेशन कैसे होता है उसकी स्लाइड है, और ये सबकॉन्ड्रल बोन जब आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है, उसकी साइड है। लोग कहते हैं कि मेरे गैप हो गया, एक्चुअली गैप कम हो जाता है। ये नॉर्मल एक्सरे जिसमें हिप जॉइंट में गैप सही नज़र आ रहा है, और ये आर्थराइटिक एक्सरे जिसमें वो गैप खत्म हो चुका है। अल्कोहल इज़ अ बिग प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा, और वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस इज अल्कोहल यूज़ एंड स्टीरॉयड। अभी पोस्ट कोविड जो इंक्रीज कर रहा है, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा रोल शायद इसमें नहीं है, और ये यंग पेशेंट्स को अफेक्ट करता है, और इसलिए उनको सर्जरी से बचाना ये हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का काम होता है। तो रिमूवल ऑफ कॉज, कोर डिकम्प्रेशन, वैस्कुलराइज ग्राफ्ट, ऑस्टियोटॉमी और रिप्लेसमेंट, ये बेसिकली सर्जिकल प्रोटोकॉल्स है। कुछ स्लाइड्स डॉक्टरों के लिए डिज़ाइन की है, इसलिए उसमें कुछ वो टर्मिनोलॉजीज आना जरूरी है। और घुटने में यही प्रक्रिया देखिए, गैप धीरे धीरे ख़त्म होकर घिसने वाली स्थिति में आ जाता है। इसमें ना गैप नॉर्मल है, और उसमें घिसा हुआ घुटना है जो गैप बढ़ाया हुआ दिखा जाता है। ये सब हम बात कर चुके हैं। कार्टिलेज इज पेनलेस, ये भी बात कर चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए? एक्सरसाइज में नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज करिए। नॉन इम्पैक्ट का मतलब है कूदना नहीं है, दिस इज एन इम्पैक्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग इज अ नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज।
एक्वाटिक एक्सरसाइज, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करोगे लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्चर नहीं आएगा, आपका फंक्शन ठीक रहेगा। आगे चल के हम सर्जरी भी करते हैं तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और स्पाज्म को एक्सरसाइज के द्वारा हमें कम करना है। ये हमारा पर्पज़ है। सर्जरी हम क्यों करते हैं? सर्जरी का कारण है पेन रिलीफ, बैक टू रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। जो टेढ़ापन है पैर का उसको सीधा करना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना एक्सरसाइज से, और फंक्शन को इम्प्रूव करना है, जो लंगड़ी चाल है उसको सीधा करना। तो ये हमारे सर्जरी का एम है। आर्थ्रोस्कोपी का थोड़ा बहुत रोल है, वो ज़्यादा नहीं है, बहुत शुरुआती स्टेज में। और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में ऑप्टिमाइज द फंक्शन, रिकवरी एंड सर्वाइवरशिप। आपको जो जॉइंट दिया जाता है नया, वो आपके बचे हुए आयु में काम आना चाहिए। क्या रिजल्ट्स है? लोग पूछते हैं भाई क्या रिजल्ट्स है आपके, मतलब कैसे चलेगा जॉइंट का, तो अपन उस पर आते हैं। अल्टीमेट सॉल्यूशन इज रिप्लेसमेंट एंड प्रोस्थेसिस जो है वो मेटल और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से ये धीरे धीरे इवॉल्व करके अभी हम हाई फ्लेक्शन रिप्लेसमेंट में आएंगे। डॉक्टर राणावत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इंडिया के लिए गर्व की बात है। अभी सर ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है लेकिन अभी भी पेशेंट देखते हैं, और ये इनका कमिटमेंट लेवल है कि जो उन्होंने ये किया है। ये हमने जब 2006 में पहली कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी की थी तब का है। ये स्टेप्स हैं, हम बोन को काटते हैं, उसके लिए जगह बनाते हैं। जैसे सनमाई का बदलता है ना, जैसे ये पोडियम पे आज ये लगा हुआ है, कल दूसरा प्रोग्राम आएगा इस पे दूसरी चीज़ चिपक जाएगी। उसी तरह से हम बोन को, घिसे हुए बोन को काट कर उसमें जोड़ को फिक्स कर देते हैं इस तरह से। और ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और लगभग 3 महीने में आप फुल रिकवरी की तरफ जाते हो। $90 to 95% रिडक्शन घुटने के दर्द में, है ना, क्योंकि घुटना सुपरफिशियल जॉइंट है, चमड़ी के बिल्कुल नीचे है। तो 19-20 थोड़ा बहुत लगना किसी को ऑपरेशन के बाद, ये स्वाभाविक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। जो ओरिजिनल दर्द है वो तो पूरा चला जाता है। कॉम्प्लिकेशन लोग पूछते हैं, और इसको जब किसी के साथ कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके लिए वो 100% है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, चाहे 1% कहूँ, चाहे 2% कहूँ, जिसके लिए होता है उसके लिए 100% है, और जान जाने की संभावना लाखों में एक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हमें वरी करना है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए। इसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसके लिए जल्दी एक्टिव होना ज़रूरी है। और कभी कभी हम दवाइयों से, जिन जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनको दवाइयाँ देते हैं ब्लड को पतला करने की। मेरे ख्याल से हाँ, सर्वाइवरशिप रेशोज देखिए, 90 to 95% एट 20 ईयर्स इज़ अ गुड सर्वाइवरशिप। लगभग 90% लोगों में 20 साल तक। मेरी पहली पेशेंट विदेश से आने के बाद अभी 20वें साल में एंटर करेगी, अगले साल फरवरी में। तो 20 साल 90% से अधिक लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने को केवल जीवन शैली में नहीं, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में भी अपने को बदलाव लाना है, अपने को अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें हमेशा बचना है। अभी ये आई थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड डिस्कशन विद डॉक्टर जयंत। हम डिस्कशन शुरू करें उसके पहले आपके मन में कुछ विचार हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ जिज्ञासा है, तो वो शुरू करें आप। सर, मैं 2013 के अंदर मैं एक उखड़ू बैठने लगा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा नी कुछ खिसक गया। लास्ट ये समझ लीजिए 1-1.5 महीने तक मुझको ये लगा कि मतलब जब मैं पैर सीधा करता हूँ अपनी पोजीशन में आ जाता है, बट फिर बाद में रिकरेंट वो 2-3 महीने तक लगाता रहा। अभी भी मैं कोई अचानक कहीं बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा नी खिसक गया, लेकिन जब मैं सीधा करता हूँ तो वो वापस पोजीशन में आता है। इस वजह से मैं अपने जो वज्रासन वसी में नहीं बैठ पाता। मैं मुस्लिम हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ 5-6 टाइम की, तो नमाज की कंडीशन में नहीं बैठ पाता। और मैं आर फैक्टर मेरा नेगेटिव है, और यूरिक एसिड मेरा नॉर्मल रेंज में रहता है, लगभग 4.6-4.7 रहता है। बट सर मैं जॉइंट पेन से बहुत परेशान हूँ।
आपके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आपके जॉइंट के अंदर कुछ डैमेज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबल इसके 2-3 कॉजेज़ होते हैं। और कॉमनेस्ट अगर अपन देखें तो मेनिस्कस में इंजरी होती है। तो जब वो मेनिस्कस की इंजरी होती है तो ज़्यादातर लोगों में पहली बार जब इंजरी होती है तो वो हील हो जाती है और काफ़ी समय तक ठीक चलता रहता है, बट उसकी रिस्क फॉर इंजरी रहती है और वो कम चोट में भी फिर से इंजर हो जाती है और बढ़ती उम्र के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से आपका एक बार स्टैंडिंग एक्सरे होना चाहिए और उसके बाद शायद एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसलिए आपको मेरे ख्याल से एक बार एमआरआई और करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको आपके मेनिस्कस का डिजेनरेटिव टियर लगता है, जिस तरह के आप सिम्टम्स बता रहे हैं उसके हिसाब से। तो उसका सर्जिकल इंटरवेंशन या एक्सरसाइजेस से भी उसको मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। आजकल कुछ कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करने की मसल्स भी आती हैं, मेडिसिन्स भी आती हैं, वो भी यूज़ करें। कुछ नियमित व्यायाम हैं जिससे कि घुटने की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत किया जाता है। तो नहीं, वो वाली नहीं है, उसके अलावा भी है। तो कई एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि आपके घुटने को मजबूत हो जाए, दवाई दे देते हैं। और एक बार पहले इवैल्यूएशन हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपके मेनिस्कस में टियर है या आपके कार्टिलेज में डैमेज है, जिसकी वजह से उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की उम्र 75 है और उनके नी डैमेज हो चुके हैं, तो हम किस उम्र तक नी सर्जरी करवा सकते हैं? सर, आज के टाइम्स में एज इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट एनी मोर। एज इज़ जस्ट अ नंबर। और आप ये देखिए कि हम लोग मोर देन 100 ईयर्स के पेशेंट का भी सर्जरी करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। बट नी रिप्लेसमेंट के लिए अगर आप स्पेसिफिकली पूछें तो भी कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, जनरल मेडिकल कंडीशन की ही लिमिटेशन होती है। और अगर मेडिकल कंडीशन से आप फिट हैं तो आपकी सर्जरी किसी भी एज पे हो सकती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर इंसान को टिल द लास्ट गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो आज, क्योंकि एज नंबर है, किसी ने ये नहीं देखा है कि वो 75 में जाएगा, 80 में जाएगा या 95 में जाएगा। तो अपन ये कह दें कि भाई 80 ईयर्स के हो गए, अब तो क्या बचेंगे, इसके लिए क्या करें। नहीं साहब, गलत है। अगर वो 80 के हैं और 82 तक भी जीना चाहते हैं तो उनको वो 2 साल अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का हक है। इसलिए एज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सर, बट मेडिकल कंडीशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज की तारीख में मोस्ट पीपल की मेडिकल कंडीशंस भी बढ़िया एनेस्थेटिक टेक्निक्स में मैनेज हो जाती हैं, जिससे कि करीब करीब जो भी विलिंग होता है उसको किसी ना किसी तरह से मेडिकली ऑप्टिमाइज करके सर्जिकल बेनिफिट दिया जा सकता है। डॉक्टर सोलंकी, आपसे ही सवाल था बेसिकली। कम से कम 8-9 घंटे जब खड़े रहते हैं, स्टेज पे भाग रहे हैं या इधर उधर हमारी पत्रकारिता जगह, तब पेन्स जैसे घुटने में या जो बोन्स हैं उसमें पेन्स चालू हो जाते हैं, स्वेलिंग्स चालू हो जाते हैं। व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ दैट? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मोस्टली आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि जिसमें आदमी के काफ़ी सारा वक्त, मतलब लोग 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, और जिनको बहुत देर खड़े रहने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें 2 इश्यूज आते हैं 40 के बाद, जिसमें मस्कुलर पेन एक हो सकता है, दूसरा वेरिकोज वेन्स की वजह से, है ना। बिकॉज ये एक ऐसा कारण है जो नॉन ऑर्थोपेडिक है, लेकिन इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आपके ब्लड कॉलम का वेट आपके लेग में आ रहा है, तो आपके जो वॉल्व्स है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, जो रिटर्न करते हैं। एंड व्हेन दे आर नॉट फंक्शनिंग, द वेन टेंड टू बिकम टॉर्चस, और उसका जो प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो आपको एक्स एंड पेन्स देता है। एक हमारे, मुझे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, डॉक्टर संजय अग्रवाल, एक हमारे सर्जन हैं कि जो नी तक सॉक्स पहनते हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग भी जैसा आपका प्रोफेशन है वैसा हमारा भी, हम ऑपरेशन थिएटर में 7-8 घंटे खड़े रहते हैं। तो इलास्टिकेटेड स्टॉकिंग अगर आप बिलोनी भी पहनते हैं
तो वो आपके वीनस रिटर्न को थोड़ा सा बेहतर बनाता है ना। ये एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ जिनको बहुत देर खड़ा रहना है ना, उनको थोड़ी देर के लिए जैसे ये कर लेना चाहिए। आपने ये कर लिया तो एक तरह से आपने नी को बेंड किया और वापस उसको सीधा किया। जैसे किचन में जो लोग लेडीज़ होती है उनको मैं कहता हूँ एक पाटला रखिए और उस पर पैर रख लीजिए और उसको स्वैप करते रहिए, थोड़ी देर इधर कर लिया, थोड़ी देर इधर कर लिया। ये एक सिंपल सॉल्यूशन है जो टीचर्स होते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में हो, जैसे कोई फील्ड में आदमी जा रहा है, उसके लिए ये शायद संभव नहीं होता, तो उसको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। हाँ, या तो वो खुद स्क्वाट कर ले या खुद जैसे रोटेशंस कर लें, है ना। जब आप कैमरा पे नहीं है तब आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कैमरा पे है और आप ऐसा करने लगोगे तो हो सकता है आपका टीआरपी बढ़ जाए कि भाई ये अलग तरीके से पेश करता है। एक चीज़ और डॉक्टर साहब कि जब आप देखते हैं तो नीचे की साइड में इस जगह पे ब्लू तरह नर्व्स का एक बहुत बड़ा गुच्छा सा दिखता है। वो वेरिकोज वेन्स है ना, है तो वो बेसिकली वो भी यही कारण है इसी का ही। हाँ, वेरिकोज वेन्स ही है वो प्रमुख कारण वेरिकोज वेन्स हैं। और इसके लिए सर्जरी एक इलाज है। अभी लेज़र के नए टेक्निक्स आए हैं जिसमें वो लोग मतलब जो डायलेटेड वेन्स है उसको बंद कर देते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि दूसरे जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। बॉडी में रिजर्व बहुत है। भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। चले अतुल जी, जी, अगर आपको स्टूल नहीं मिले जब आप फील्ड में हो तो आप केवल ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। पेल्विक टिल्ट से, पेल्विक इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी का वेट ट्रांसफर है वो थोड़ी देर इस पैर ने झेला हुआ है, थोड़ी देर इस पैर ने झेला हुआ है। जी। तो ये करने से आपके वेरिकोसिटी, लेग पेन एंड इवन बैक पेन में आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सिंपलेस्ट चीजें हैं, मतलब ये ergonomics स्मॉल ट्रिक्स हैं, स्मॉल ट्रिक्स हैं और इसको अडॉप्ट करना। और सबसे बेस्ट है जब आप घर पहुंचे तो 15-20 मिनट के लिए दीवार के साथ पैर को ऊपर करके लेट जाए, पूरा ऊपर करके। उससे क्या है कि आपका सारा वीनस फ्लो जो है वो नीचे आ जाएगा। जो भी आपके दिन में या जिसे अपन कहते हैं लैक्टिक एसिड और सब जो आपका ड्रेन हुआ है वो सब आपका ड्रेन आउट हो जाएगा लेग से, तो आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। सिंपल सोकेज इन हॉट वाटर, सोकेज इन हॉट वाटर। जी। वाई बाथ्स आर मोर फेमस? कि आप रोमन्स कहिए या जो भी है पुराने, इवन ब्रिटिश कल्चर में दे आर मोर इनटू बाथ्स, वी आर मोर इनटू बाल्टी से नहाना या शॉवर्स। लेकिन बाथ में व्हेन यू सोक योर सेल्फ इनटू वार्म वाटर, वो आपके एक्स एंड पेन्स को कम कर देता है। और वो बाथ सॉल्ट्स इसीलिए डालते हैं कि वो स्वेलिंग। आप देखना, किसी को बोलते हैं साहब पानी में नमक डाल के सेक करूँ क्या, तो नमक डालने से एक्चुअली उसका हाइग्रोस्कोपिक नमक इज इट विल अट्रैक्ट वाटर, तो इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। एक चीज़ और भी है, अभी थोड़े दिन पहले एक केस मेरे को सुनने में आया कि आपका जो शूज़ आप पहनते हैं वो भी कहीं कहीं आपके पाँव में पेन डेवलप करता है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि सस्ते शूज़ जो पहनते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा घुटने और पाँव में पेन की प्रॉब्लम रहती है। क्या ये भी एक मिथ है कि वाकई में ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर, कपड़े पहनिए दूसरों के पसंद के, जूते पहनिए अपनी पसंद के। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका, जब आप पहली बार जूता खरीदने जाते हैं, आप उसमें पैर डालते हैं, आपको ओ व्हाट अ फीलिंग अगर वाली फीलिंग आ जाए तो जूता लीजिए। अगर आपके ये फीलिंग आती है कि इसमें मैं एडजस्ट कर लूँगा, मत लीजिए। क्योंकि ये जो फुटवेयर है आज की तारीख में इतने वैरायटी आते हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल फील करे वो पहन लीजिए। कोई ब्रांड नहीं है इसमें, पर टेक्नोलॉजी नहीं है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्ट होना चाहिए, रबर सोल टाइप का होना चाहिए जो कि स्किड नहीं करे। क्योंकि पहले जो अपने पास स्मूथ लेदर वाले शूज़ आते थे, आजकल जो सर्फेसेस हैं आप टाइल्स वाइल्स देख रहे हैं इतनी ज़्यादा स्मूथ होती हैं कि उसमें आपके स्किड करने के चांसेस रहते हैं। और जूते के नीचे के कुशनिंग के साथ साथ अंदर की कुशनिंग भी देखिए आप। क्या है कि अगर आप हार्ड सोल है अंदर से, तो आपका जो हील पेन है उसके चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आप फैशनेबल मोजड़ी या उस टाइप का कुछ पहनते हैं जो कि सोल होता है, तो कई लोगों को हील पेन इसीलिए हो जाता है कि उनकी जो एक्चुअली जो हड्डी है एड़ी की वो नहीं, बट उसके नीचे जो गद्दी होती है अपनी, वो स्पेशल टाइप का एक फैट होता है,
प्लांटर फैट कहते हैं, उसमें आपकी बॉडी का वेट का ट्रांसमिशन जो है पूरा उसमें से जा रहा है पूरा। अब आप 100 किलो के हैं, 80 किलो के हैं, 120 किलो के हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वेट वहीं से ट्रांसफ़र होता है। तो सारा समय जब भी आप खड़े रहते हैं वो वहीं से होता है। इसलिए उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना अपन बच्चे को संभाल के रखते हैं, वैसे ही उस एड़ी को संभाल के रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके हील पेन नहीं हो।